हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक के चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो हमारा चल रहा है उसमें हम एटॉमिक साइज को और उसके टाइप्स जैसे कि कोवलेंट साइज और वंडर वॉल रेडियस वगैरह को कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी कवर किया और लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कवर किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नाम से भी क्लियर हो रहा होगा। जैसा कि मैं कई बार कहता हूँ कि केमिस्ट्री में बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जिसका मीनिंग अगर आपको पता है तो आपको क्लियर होता चला जाता है कि उसमें क्या होने वाला है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी का कोई रोल है, यानी कि एंथैल्पी या तो हमें देनी पड़ेगी या एंथैल्पी रिलीज होगी। दो बातें हैं एंथैल्पी के रिगार्डिंग। दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन। अब इलेक्ट्रॉन क्या कौन गेन करेगा? आप और मैं तो गेन करने से रहेंगे, बात किसकी होगी? एटम की ही होगी। ठीक है, तो एटम के कौन से शेल में आप गेन करवा सकते हो इलेक्ट्रॉन को? ये भी बहुत बिल्कुल क्लियर है कि आप आउटर मोस्ट में ही ऐड करवाओगे। बात समझ रहे हो? अच्छा, ये जो टर्म है अभी तक जो हमने बताया आपको, उसके उसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज और इसमें क्लियर करूं, कंपेयर करूं कि हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या देखा था कि आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन में रिलीज करना है, निकालना है। इसमें हम क्या करवा रहे हैं? ऐड कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन इसका होगा द एंथैल्पी involved in addition of an electron in the outermost shell, in the outermost shell of one mole of isolated gaseous atom। अब देखो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी, वन मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम इसको ऐसा लिखते हैं। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म में डेफिनेशन बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, क्योंकि गैसियस में मैं फिर से बता देता हूँ, गैसियस स्टेट ही किसी एटम का वो स्टेट होता है जिसमें वो बिल्कुल फ्री होता है। अगर हम बात करें लिक्विड की या सॉलिड की, तो वो बिल्कुल दो एटम तीन एटम आपस में हो सकता है काफी पास पास हो, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा डिफिकल्ट होने वाला होगा उन केसेस में। दैट्स व्हाई हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं। वन मोल है डेफिनेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, तो एंथैल्पी का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो कहां पर? आउटर मोस्ट शेल में। डेफिनेशन क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी जो यूनिट है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट थी किलो जूल पर, वो सेम वही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि वही है ना, मोल के अकॉर्डिंग है और एनर्जी की बात करें तो किलो जूल रहेगा। तो किलो जूल पर मोल हो जाएगा इसका यूनिट। तो डेफिनेशन क्लियर है सभी को? ठीक है, अब बात जो है इसकी करते हैं ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग में, कि जो इसका ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से देखने को मिलता है हमें। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से देखो आगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल्स की बात करूं या स्टेबिलिटी की बात करूं, तो जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है देखो कैसे कवर होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं इसमें। अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलता हूं, अगर हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड, तो क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ अक्रॉस द पीरियड। तो मैं क्या देखने को मिलता है? जैसे देखो यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। अच्छा, इस चीज को मैं कवर करूं कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, उससे पहले एक छोटी सी बात और। मैंने कहा कि इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एंथैल्पी का। ठीक है, अब इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है? एंथैल्पी रिलीज भी हो सकती है या हमें लगानी भी पड़ सकती है। मतलब कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये तो सभी को क्लियर है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं। ठीक है, जब कभी आउटर मोस्ट शेल फुली फील्ड होगा, यानी कि कोई एटम जो है स्टेबल होगा, जैसे नियोन लिखते हुए मुझे याद आया पॉइंट। जैसे नियोन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2 2s2 2p6। अब लास्ट शेल कौन सा है? 2p। और p में मोस्टली इलेक्ट्रॉन कितने बन सकते हो आप? 6, एट मोस्ट 6 आ सकते हैं, यानी कि फुली फील्ड है, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या होगा? ना तो एटम को इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता, ना ही इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता वो। तो इसका केस है स्टेबल वाला केस। तो आप अब खुद बताओ, क्या कोई एटम जिसके आउटर मोस्ट में पूरे इलेक्ट्रॉन्स हों, वो कोई नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने देगा?
कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसको। दैट्स वाई हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी वहां पे, एटम का कोई इंटरेस्ट नहीं है खुद का, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक। वहां पे एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, इस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, कंज्यूम हो रही है। ठीक, अगर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। या फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, जो शेल के अकॉर्डिंग थे 287, जो आप जूनियर क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, 287 फ्लोरीन, सॉरी इट्स ओनली 27, सॉरी। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 927, आउटर मोस्ट में 7 होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को बड़ा जल्दी से गेन करेगा क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही स्टेबल हो जाएगा। तो गेन करते ही ये स्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने जा रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो उस न्यूक्लियस की एनर्जी कुछ कम होगी, क्योंकि उसने उस एनर्जी, जो एनर्जी कम हुई है वो कहाँ गई, वो एनर्जी उसने लगाई है, कहाँ लगाई है, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में जा रहा है, तो अनस्टेबल फॉर्म से जब स्टेबल फॉर्म में जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन के केस में इसलिए रिलीज होगी, और यहाँ पर क्या होगी, गेन करनी पड़ेगी एनर्जी, हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, यानी कि एटम की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, अब बात करते हैं इसके लेफ्ट टू राइट पीरियड में जो इसका ट्रेंड है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन मैंने यहाँ लिखा था, कैसे लिख देता हूँ, हाँ फ्लोरीन। तो अब यहाँ से मैं बात करूँ लेफ्ट टू राइट की, होता क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 1 होगा, यहाँ पे 2 2 होगा, ये 2 3 होगा, ये 2 4 होगा, ये 2 5 होगा, 2 6 होगा, ये 2 7 होगा, ये होगा 2 8। ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 1s2 1s2 2s1। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसकी बात करें तो हो जाएगा 1s2 2s2, इसकी बात करें तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ये 2p2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5 और ये 2p6। ये मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट का लिख दिया, जैसे 1s2 2s2 तो कॉमन ही रहेगा इन सभी में, आपको पता ही है एक बात। चलो, तो जो बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं इस वे में, जब हम इस वे में चलेंगे तो आप देखते चलो, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, 5 है 6 है 7 है 8 है। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूंगा, ठीक है, मैं बात करूंगा राइट हैंड साइड वालों की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि अगर जैसे मैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करने के लिए कहूँ आप सभी को, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो आप ये देखोगे कि इसको आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है p6 के लिए, या कह लो 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 8 करने के लिए। बात तो वही है ना, इसके अकॉर्डिंग 8, इसके अकॉर्डिंग 6, दोनों में स्टेबिलिटी मिल रही है। इसके अकॉर्डिंग इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 8 के लिए, 2 p6 के लिए। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब मुझे ये बताओ, इसको 1 की रिक्वायरमेंट है, इसको 2 की, इसको 3 की, बहुत ही जल्दी से कौन सा एलिमेंट इन तीनों में से उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा? ऑब्वियसली वो फ्लोरीन ही होगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं ये कहूं कि इन तीनों में सबसे जल्दी स्टेबल कौन हो जाएगा, तो फ्लोरीन है आंसर। तो फ्लोरीन सबसे जल्दी स्टेबल हो रहा है, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी कौन रिलीज करने वाला है? ऑब्वियसली फ्लोरीन ही करेगा ना। बात समझ में आ रही है भाई? तीनों में से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन जल्दी गेन करेगा और जल्दी से जल्दी नॉर्मल गैस की कॉन्फ़िगरेशन कर देगा, क्योंकि यहां पर केस क्या है, 2p6। अब नाइट्रोजन जो है 2p3 है, और ऑक्सीजन की बात करें ये हो जाता है आपका 2p4, और अगर आप बात करें फ्लोरीन की, हो जाता है आपका 2p5। तो यहां तक इसको पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको पहुंचने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसको पहुंचने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली 2p5 से वहां तक पहुंचना इजी है ना। तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत जल्दी से स्टेबल हो जाएगा। अब जल्दी से स्टेबल होने की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका क्या मतलब निकलता है कि वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है, कोई भी कंडीशन अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है,
तो वहां पर एनर्जी का लेवल बहुत बहुत कम होगा। जितनी एनर्जी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात हमेशा याद रखोगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी के। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, राइट अक्रॉस पीरियड, electron gain enthalpy becomes more and more negative। अब इसका मतलब ध्यान से समझ लेना, मोर एंड मोर नेगेटिव का क्या मतलब है, एनर्जी तो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम। देखो पॉजिटिव के टर्म में एक्सप्रेस करें तो मैथमेटिकली नहीं जाना कि नेगेटिव बहुत कम होगा और पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा। ये मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ -328 एंड +328, इनको कंपेयर करो तो मैथमेटिकली तो बड़ा आसान है कि वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वैल्यू बहुत छोटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो ये एनर्जी भी उतनी ही है, ये एनर्जी भी उतनी ही है, दोनों एनर्जी बिल्कुल बराबर है। फर्क किस बात का है कि यहाँ नेगेटिव लगा है, तो किसी प्रोसेस में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका ये मतलब है, और किसी प्रोसेस में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इतनी हमें सप्लाई करनी पड़ रही है। एनर्जी तो हमें सप्लाई भी उतनी ही करनी पड़ी और एनर्जी रिलीज भी उतनी ही हुई, तो अमाउंट तो बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, बस ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव से एक्सप्रेस कर देंगे और अगर गेन कर रहे हैं तो पॉजिटिव से एक्सप्रेस कर देंगे। वैल्यूज बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली ये बहुत वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और मैथमेटिकली हमें नहीं चलना है यहाँ पर। तो क्लियर होगी नहीं ये बात। तो वही चीज मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर एनर्जी को कम, सॉरी, ये जल्दी से स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज यही करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होने के लिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर हो गई बात। चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। ओके, नाउ मोर एंड मोर नेगेटिव का मतलब क्लियर है ना सभी को। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसी टॉपिक में जो अभी कवर किया है हमने, यहाँ पर मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस की बात बताऊंगा। एक्सेप्शनल केसेस की बात करें कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी में क्या होता है कि रिलीज होती है, ज्यादातर केसेस में रिलीज होती है, इसीलिए नेगेटिव में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, नेगेटिव में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से बनते हैं, एक तो आपका बनता है बेरिलियम का केस, ठीक है, एक आपका बनता है नाइट्रोजन का केस, ठीक है, और एक आपका बनता है नियोन का केस। अब मैंने एक्सेप्शनल में नियोन लिख दिया तो आपको नियोन तो समझ में आ ही गया होगा कि मैंने नियोन क्यों लिखा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2p6 है। 2p6 का मतलब p जो है फुली फील्ड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फुली फील्ड है ये। ना बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन की, तो ये है 2p3, मतलब p इस तरह से होगा 1 2 3। और बेरिलियम की बात करें तो ये है आपका s2, 2s2, ये 2p3 था और ये 2p6 था। ठीक है, तो 2s2 में इलेक्ट्रॉन 2। तो अब ये देखो ना, इसके आउटर मोस्ट में ऑर्बिटल बिल्कुल फिल्ड है, नया इलेक्ट्रॉन ये कहाँ ऐड करेगा, समझ रहे हो इस बात को, अपनी स्टेबिलिटी को तो ये खराब नहीं करने वाला। ठीक है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबल तो नहीं होना चाहेगा, ये सेम टू सेम ये हाफ फिल्ड है, और आपको मैं बता चुका हूँ फाउंडेशन सीरीज में कि जो हाफ फिल्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और हाफ फिल्ड स्टेबल है। जैसे मैं नया इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो डेफिनेटली उसको यहाँ ऐड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये क्यों चाहेगा कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो। ठीक है, सेम टू सेम इसके केस में आपको पता ही है कि नई इलेक्ट्रॉन की जगह ही है यहाँ पे, तो ये भी अपनी स्टेबिलिटी वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो ये तीनों ही केस स्टेबल फॉर्म है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से ये नया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करने वाले, इसीलिए इनके पास मतलब इतना टाइम नहीं है कि उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, टाइम इन द सेंस इतनी वो अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहेंगे। बात को समझ रहे हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब क्या है कि हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, एटम को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, एटम को कोई इंटरेस्ट नहीं, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। और उस केस में क्या कहेंगे
कि इन तीनों के ही केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जनरली क्या देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव में था तो ये पॉजिटिव में क्यों हो गया, कंपेयर करो इन दोनों को, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। हम देखेंगे कि बेरिलियम जो था राइट साइड में था, मोर एंड मोर नेगेटिव हमने याद कर रखा है, तो गलती से हम ये लिख के आते हैं, बात समझ में आई ना। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग जैसे हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। और ये तुमने देखा भी है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी हमने पढ़ा था कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी, जैसे नियोन का है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हम जैसे अभी कह रहे हैं कि ऐड करना डिफिकल्ट है, क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा ये, वैसे ये लूज भी नहीं करना चाहेगा ना, अनस्टेबल तो तब भी होगा ये लूज करते ही। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी दोनों ही डिपेंड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये तो थी लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, उसमें मैंने आपको पूरा ट्रेंड समझा दिया है, आपको एक्सेप्शनल केसेस बता दिए हैं, और आपको मैंने बता दिया कि ये किस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे देखो डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप में क्या होता है, अब देखो डाउन द ग्रुप में जब भी हम जाते हैं तो कौन सा ट्रेंड सबसे जल्दी से निकल के आता है हमारे सामने। डाउन द ग्रुप अगर हम चल रहे हैं ना, डाउन द ग्रुप अगर हम चल रहे हैं तो हमें यही पता चलता है कि जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज जो है, साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करने से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोर्स है न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में, हम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो डिक्रीज करेगा, यानी कि ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, मतलब रिलेट करता चल रहा हूं मैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को प्रीवियस से सेकंड को फर्स्ट से रिलेट करके साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए फोर्स जो है डिक्रीज करेगा, वो आपको पता है, बता चुका हूं, बहुत बार बताया मैंने। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिख देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होगा, इलेक्ट्रॉन लूज विल बी इजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी। अब आप ये देखो कि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो रहा है, यानी कि मेटालिक फैक्टर बढ़ रहा है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ, इससे क्या होता है कि हम बार बार लिखने से रिवाइज करते हैं इसको। ठीक है, तो मेटालिक फैक्टर, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। अब जो है मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इस टर्म को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। जब हम नीचे जाएंगे, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसका करेक्टर बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, और हम क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना चाह रहे हैं। तो ये एक काउंटर पॉसिबिलिटी होगी ना, कि ये इनका नेचर तो क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है, नेचर इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, और हम क्या चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हम ऐड कर दें। एक और भी देखो, सेकंड वाले पॉइंट से बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। एटम से हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो, क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, और आप चाह रहे हो कि ऐड इलेक्ट्रॉन कर देना है। अब पहले जो आउटर मोस्ट में इसके साथ है वही अट्रैक्शन में लूजली बाउंडेड है, अगर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे ये देखो ना, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकंड शेल, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, पोटेशियम के केस में देख लो, ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल 2 8 8 1, ये इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो यहाँ पर, देखो कितना गैप है, यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है, तो नया इलेक्ट्रॉन जब मैं ऐड करूंगा तो इनके बीच में तो वैसे अट्रैक्शन कम थी, तो नए इलेक्ट्रॉन को तो कहां से इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी ही नहीं बची ना। समझ रहे हो इसको। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव तो रहेगी। पॉजिटिव किस केस में है वो समझा चुका हूं। तो जब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप electron gain enthalpy becomes
लेस नेगेटिव, ठीक है, बिकम्स लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब हो गया क्या, एनर्जी बहुत कम होती चली जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी के चांसेस कम है ना वहां पर, इसलिए एनर्जी कम रिलीज होगी। जितनी कम रिलीज होगी इसका मतलब वो उतना ही अनस्टेबल रहेगा, जितनी ज्यादा रिलीज होनी थी उतना ज्यादा स्टेबल हो जाना था। तो अनस्टेबिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि साइज आपको पता है और करेक्टर आपको पता है मेटालिक करेक्टर है, और हम क्या करवाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना चाह रहे हैं, हम एक नॉन मेटालिक काम करवा रहे हैं उससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना तो एक नॉन मेटालिक वर्क हो गया ना, उसके लिए नॉन मेटालिक करेक्टर हो गया। करेक्टर्स का क्या है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग का, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि ये मेटालिक करेक्टर है। तो काउंटर हो रहे हैं ये दोनों एक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज करना जो कि इसका काम है, और इलेक्ट्रॉन गेन करना जो हम करवा रहे हैं, वो एक दूसरे के काउंटर हो गए ना। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक था इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो कंप्लीट होता है। यहाँ से जैसे मैं एक और बात निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने उसमें निकाला था कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किस पे डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पर वो वाली बात तो नहीं आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। यहाँ पर s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मैं इसको लिखूंगा 2s1, तो ये 2s1 है, ये 3s1 हो जाएगा, ये 4s1, ये 5s1, ये 6s1। s में इलेक्ट्रॉन 1 ही रहना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं आने वाला वेक्टर फैक्टिंग में। तो किसका आएगा, आएगा इसका साइज का, किसका आएगा, साइज का। मैंने ये जो एग्जांपल दिया साइज से ही रिलेटेड दिया, और मैं पहले बता चुका हूं कि अगर मैं साइज की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहा हूं। नीचे देखो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, लेकिन शेल ज्यादा होने की वजह से चार्ज कम रह गया इसका, ठीक है, तो चार्ज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करेगा, ये एटॉमिक साइज पे भी करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी करेगा। तो क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। और जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, टॉपिक तो इसमें ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हमने, ठीक है। अब जो है हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उसमें, ठीक है। तब तक के लिए अपने कंसेप्ट्स को पढ़ो, चैप्टर बड़ी जल्दी इजीली हमने कवर कर लिया, छोटा सा चैप्टर था पर इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो कंसेप्ट पे काम करो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से जल्दी, और वहां पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। थैंक यू।